नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एचपी एसएससी हमीरपुर के प्रीवियस टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए उसका जो जीके सेक्शन, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो प्रीवियस पेपर्स का जो जीके सेक्शन या फिर अदर जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो रिपीट होते रहते हैं, तो इस लेक्चर के माध्यम से या फिर इन लेक्चर्स के माध्यम से हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो कि आपकी अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आप बने रहें इस लेक्चर सीरीज़ के साथ। हम प्रॉपरली यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ तैयार करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम, उसमें चाहे जो आईटी की बात करें, सेक्रेटरी क्लर्क की बात करें या फिर कोई भी कमीशन हो या फिर अदर एग्ज़ाम की बात करें, उसमें प्रॉपरली जो जीके रहता है एक प्रॉपर वेटेज के साथ रहता है, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहें आप इस लेक्चर के साथ। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और आप अगर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट या फिर कुल्लू के नियर बाई कहीं पे हैं तो आप हमारे जो ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट द पायनियर क्लासेस को विज़िट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे आप कोचिंग ले सकते हैं, जहाँ पे आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो कोचिंग मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर नोट्स के साथ, एक प्रॉपर जो एनवायरनमेंट मिलेगा आपको यहाँ पे। तो आप ज़रूर विज़िट करिएगा द पायनियर क्लासेस को और ऑफलाइन माध्यम से इन सभी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसका जो एड्रेस रहेगा नियर फूड कोर्ट ढालपुर कुल्लू में, और बाकी दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपकी क्वेरीज होगी आप इंस्टीट्यूट आके हमसे मिल सकते हैं। तो ज़रूर विज़िट करिए द पायनियर क्लासेस को। तो शुरू करेंगे अपने इस लेक्चर को फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हिमाचल जीके का ये क्वेश्चन रहेगा, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी तहसील शिवालिक पहाड़ियों में नहीं आती है। तो वेरियस जितने भी आपके पास माउंटेन रेंजेस रहती है या फिर अलग अलग जो पहाड़ियाँ आपको दिखेंगी उसमें शिवालिक है, उसमें मिड माउंटेन्स आते हैं, उसमें ग्रेटर हिमालय आता है या फिर कोई उसमें और आता है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शहर या फिर कौन सी तहसील शिवालिक हिल्स में नहीं आती है। शिवालिक आपको पता है कि हिमालय की सबसे आउटर, सबसे बाहरी ये भाग रहता है। इसमें नाहन भी मिलेगी आपको, भुरंज भी मिलेगी और पछाद जो कि रेणुका का एरिया, ये भी आपको मिलेगा। ऑप्शन डी जो अन्नी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की तहसील बोले या फिर अन्नी जो क्षेत्र है, ये नहीं मिलेगा आपको शिवालिक हिल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला बिलासपुर के पश्चिम में स्थित है। आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्टर्न साइड या फिर पश्चिम में रहेगा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के। ऑप्शन इसमें डी उन्ना डिस्ट्रिक्ट आपको प्रॉपरली दिखेगा बिलासपुर जिला के वेस्टर्न साइड या फिर पश्चिमी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सन 1873 में किस यूरोपियाई यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, कि विच यूरोपियन ट्रैवलर कॉल्ड लाहौल इन 1873 एडी एज द वैली ऑफ ग्लेशियर्स। इसमें ऑप्शन आपके पास एंड्रू विल्सन आएगा, एडवर्ड विल्सन है, हचीसन है या फिर नन ऑफ द एबव आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी एंड्रू विल्सन के द्वारा 1873 में लाहौल को इन्होंने कहा था वैली ऑफ ग्लेशियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1804-5 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ संसार चंद, राजा संसार चंद के समय की जब बात करें तो गोरखों का अटैक वहाँ पे हुआ था। बिलासपुर के राजा महानचंद ने गोरखों को आमंत्रित किया था। इसमें पूछा गया है कि गोरखों का सेनापति उस समय कौन था। सो ऑप्शन डी अमर सिंह थापा गोरखों की सेना का नेतृत्व कर रहा था, जिसमें इस अमर सिंह थापा के द्वारा संसार चंद को हराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसने की। भज्जी रियासत आपको शिमला हिल स्टेट्स में मिलेगी, जिसके संस्थापक मिलेंगे चारू, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत कब अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आई। वहन कांगड़ा प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश केम अंडर द पोजेशन ऑफ ब्रिटिश। सो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें अगर कांगड़ा की बात करें तो 1846 में जब फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था या फिर पहला
अंग्रेज़ और सिखों के बीच में 1845-6 के आसपास जब युद्ध हुआ था, तो उसमें 1846 में जब सिख सेना हार गई थी, तो उस समय 9 मार्च 1846 को 9 मार्च 1846 को एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम है लाहौर की संधि। इसी लाहौर की संधि के तहत कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति एटसेट्रा ये डायरेक्टली कंट्रोल में आ गए थे यहाँ पे अंग्रेज़ों के। तो ऑप्शन डी इसमें रहेगा बिल्कुल सही, नन ऑफ दी एबव, बिकॉज 1846 में कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति वगैरह ये सारे के सारे ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गए थे। इसके बाद किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, किसे पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है? तो वो रहेंगे बाबा कांशीराम को पहाड़ी गांधी के रूप में जाना जाता है। उनको पहाड़ी गांधी किसने कहा था अगर ये पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखना है। अगर पूछे पहाड़ा द बुलबुल किसने कहा था तो सरोजनी नायडू का याद यहाँ पे रखना है नाम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 यहाँ पे था कि सन 1889 में बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का विचार किसने प्रस्तुत किया था, या फिर हु कंसीव्ड द आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर इन 1889 AD। सो इसमें ऑप्शन बी W गोल्डस्टीन के द्वारा ये आइडिया दिया गया था, नलवाड़ी मेला जो बिलासपुर में एक पशुओं का मेला लगता है उसका विचार। सो ऑप्शन बी W गोल्डस्टीन को आपने याद रखना है। नेक्स्ट, कुल्लू के मलाना गांव के लोक देवता जमलू देवता किसके रूप में साकार है, या फिर द लोकल डेटी ऑफ मलाना विलेज ऑफ कुल्लू जमलू देवता इज पर्सनिफाइड एज। सो यहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, ऋषि जमदग्नि के रूप में, या फिर जो जमलू देवता है ऋषि जमदग्नि रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले के रुमाल प्रसिद्ध हैं, या फिर किस डिस्ट्रिक्ट में ये रुमाल कला प्रसिद्ध रहती है? तो ये भी ऑप्शन ए, डिस्ट्रिक्ट चंबा का एक प्रसिद्ध जो रहता है रुमाल कला। सो ऑप्शन ए। इसके अलावा चंबा की जो रुमाल है इसको ऑलरेडी जियोग्राफिकल इंडिकेशन या फिर जीआई टैग का दर्जा 2008 के आसपास मिला है, और 2008 में ही इसको 31 अक्टूबर 2008 को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। तो चंबा रुमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। रिसेंटली हाल ही में वर्ष 2022 का जो एक किसी हिमाचली को एक महिला है ललिता वकील करके, उनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, जो कि ललिता वकील चंबा रुमाल के प्रोत्साहन से संबंधित मानी जाती है। इसके अलावा विद्यानंद सरेक भी रहते हैं, वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो ये थे चंबा रुमाल के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में या फिर इसमें कठ या फिर कुथ कल्टीवेशन कब शुरू किया गया था? इन विच ईयर कठ कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कुठ या फिर कठ की बात करें तो ये एक मेडिसिनल प्लांट्स रहता है, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो सबसे पहली बार इसको शुरू किया गया था 1925 में। सो ऑप्शन ए इसमें रहेगा बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज किस स्थान पर स्थित है? जो सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो ये मिलेगा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पपरोला में, आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पपरोला में रहेगा। सो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, मंगल सिंह पटियाल जो कि एक इंडियन नेशनल आर्मी के एक सैनिक थे, इनके बारे में पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश से के किस जिले से संबंधित रखते हैं मंगल सिंह पटियाल। मंगल सिंह पटियाल की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये संबंध रखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी जिसका कि बहुत एक परफेक्ट योगदान रहा है भारत को आज़ादी दिलाने में, आज़ाद हिंद फौज की यहाँ पे बात करें या फिर इस प्रकार से, तो उसमें से एक थे मंगल सिंह पटियाल जो कि ऊना जिला से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज हिमाचल प्रदेश के किस जिले में से नहीं बहती है? सतलुज रिवर्स की बात करें, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है जो कि बहेगी बिलासपुर में भी मिलती है, आपको शिमला में भी मिलेगी, और सोलन में भी इसकी कुछ एक ट्राइब्यूटरीज आपको देखने को मिलेगी। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बिलासपुर रिवर फ्लो नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कालका शिमला रेलवे को हेरिटेज घोषित किया गया था? अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात करें तो कालका शिमला रेलवे लाइन को 2008 में किया गया था घोषित एज अ
यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। 96 किलोमीटर लंबी है, 96 किलोमीटर ये लंबी रहेगी रेलवे लाइन। एक नैरो गेज रेलवे लाइन है ये, जिसमें प्रेजेंट टाइम में टोटल आपको 102 टनल्स मिलेंगे, जिसमें सबसे लंबी जो टनल्स ये रहेगी बरोग टनल, जो कैप्टन बरोग के द्वारा के पास ये काम दिया गया था। लेकिन इसके बाद आपके जो न्यूज़ में आए थे बाबा भलकू, जिन्होंने छड़ी द्वारा जो कालका शिमला रेलवे लाइन की प्रॉपरली इसमें सर्वे किया था। अगर मुख्य इंजीनियर की बात करें कालका शिमला रेलवे लाइन के, तो एच.एस. हरिंगटन प्रमुख रूप से मुख्य इंजीनियर या फिर चीफ इंजीनियर माने जाते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ऋग्वैदिक धर्म की मुख्य विशेषता डैश की पूजा थी, कि या फिर सेलिएंट फीचर ऋग्वैदिक समय में किसकी पूजा किया करते थे? वो तो पूजा करते थे नेचर की, या फिर प्रकृति के वो उपासक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था? पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में जो युद्ध चला था वो थे नर्मदा नदी के पास में। सो ऑप्शन बी। इसके अलावा किस दिल्ली सुल्तान ने चांदी की जगह ताम्र सिक्के जारी किए, या फिर विच दिल्ली सुल्तान इशूड कॉपर कॉइन इंस्टेड ऑफ सिल्वर कॉइन? तो ये काम किया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी या फिर बोल सकते हैं चांदी के सिक्के चलाए थे तांबे के सिक्के के स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1809 में महाराजा रणजीत सिंह ने किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे, या फिर इन 1809 महाराजा रणजीत सिंह साइन अ ट्रीटी विथ, इनमें से किसके साथ इन्होंने ट्रीटी की थी? सो ऑप्शन ए रहेगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से इसको जाना जाता है, जो अमृतसर की संधि के नाम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इस संधि को साइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 नेक्स्ट, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द स्तूपा एट सांची? सांची में जो स्तूपों का निर्माण यहाँ पे किया गया था किंग अशोक के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजन हुआ, या फिर कौन सा वह इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस दो भाग एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में डिवाइड हो गई थी? सो इसमें रहेगा ऑप्शन डी सूरत अधिवेशन, या फिर सूरत सेशन हुआ था 1907 में, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस एक तरफ मॉडरेट और दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गर्म दल में डिवाइड हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संसद की सीटों का बंटवारा किस जनगणना पर आधारित है, या फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ द पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन विच सेंसिस? प्रेजेंट टाइम में जितनी भी सीटों का यहाँ पे विभाजन किया गया है उस पे जो सेंसिस जो जनगणना रहेगी 1971 की जनगणना के आधार पे ही यहाँ पे सीटों का निर्धारण किया गया है। क्वेश्चन इसमें रहेगा, द जोनल काउंसिल कंसिस्ट डिस्कस मैटर्स रिलेटिंग टू, या फिर क्षेत्रीय परिषद किससे संबंधित मामलों पर चर्चा करती है? इसमें जो प्रॉपरली इस जोनल काउंसिल का काम रहता है, एक तो इंटर स्टेट अगर ट्रांसपोर्ट की दिक्कत हो, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, या फिर इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग की यहाँ पे बात हो, इट मीन्स कि सभी प्रकार के मुद्दों पे काम करता है यहाँ पे जोनल काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, या फिर डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट? सो इसमें जो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जनता को सरकार चुनने और बदलने का इसमें अधिकार रहता है, जो कि हमारी इंडियन डेमोक्रेसी का एक प्रॉपर या फिर लोकतंत्र का एक तथ्य यहाँ पे भारत में हम देख सकते हैं कि यहाँ लोगों के द्वारा जो शासन, या फिर हम लोग सरकार को चुन सकते हैं, या फिर उसके बाद उसको बदलने का भी अधिकार रहता है। क्वेश्चन रहेगा, किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य घोषित किया गया था? द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड डिक्लेयर्ड इन विच 5 ईयर प्लान्स? सो इसमें ऑप्शंस की बात करें तो चौथा या फिर चौथी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे बात हो रही, जिसमें एक तो बात की थी सेल्फ रिलायंस की और शून्य विदेशी सहायता की। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग विकास एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, या फिर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? सो ये पास हुआ था 1952, वैसे एक्ट 1951 का है, प्रॉपरली पास 1952 में हुआ था। इसके बाद सौर मंडल में उपग्रहों की सर्वाधिक संख्या वाला ग्रह सबसे ज़्यादा किसके पास
यहाँ पे रहेंगे नेचुरल सैटेलाइट्स। तो प्रेजेंट टाइम में शनि जो सैटर्न प्लैनेट है हमारे पास, जिसके पास बताए गए हैं 82 प्लैनेट्स, और बृहस्पति के पास रहेंगे 79 जो सैटेलाइट। तो यहाँ पे शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, द प्लेस विच हैज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट ऑन 22 दिसंबर इज़, कि 22 दिसंबर को सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात वाला स्थान कौन सा है। अब मैं 22 दिसंबर की अगर बात करूं तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में तो सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन रहता है। अब हमने देखना है कि कौन सा स्थान जो है सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर दक्षिण गोलार्ध में, वहीं पे 22 जो दिसंबर रहता है सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात वहाँ पे देखने को मिलेगी। मद्रास ये तो भारत में है, मैड्रिड स्पेन में रहेगा, मॉस्को ये मिलेगा रशिया में, यहाँ पे ऑप्शन सी मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि प्रॉपरली दक्षिणी गोलार्ध में है। यहीं पे 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात रहेगी। उसके उल्टे अगर देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात आपको देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, समुद्रीय भूमध्य क्षेत्रों में निम्न दाब और प्रकाश तथा परिवर्ती पवनों वाले क्षेत्र के लिए प्रयुक्त पद है। द टर्म यूज्ड फॉर द जोन एट लो प्रेशर एंड लाइट एंड वेरिएबल विंड्स इन द ओशियनिक इक्वेटोरियल रीजन, इसको हम क्या कहेंगे। आप इसका जो एग्जैक्टली मीनिंग रहेगी, इसको डिप्रेशन का नाम दिया जाता है या फिर इसको दबाव कहा जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मीठे पानी की झील इसमें नहीं है। इनमें से बतानी थी कि कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है, ह्यूरोन, ओंटेरियो, इरी या फिर लेक टिटिकाका। इसमें जो लेक टिटिकाका ये खारे पानी की झील है जो कि मीठे पानी की यहाँ पे नहीं रहेगी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा के साथ स्थित नहीं है, मतलब कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा स्टेट पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करेगा। तो इसमें पंजाब बिल्कुल शेयर करता है, राजस्थान शेयर करता है, गुजरात करता है, हिमाचल प्रदेश पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में आर्द्र कृषि प्रचलित है या फिर इन विच स्टेट वेट एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिसाइज्ड। वेट एग्रीकल्चर या फिर जो गीली कृषि की बात करें, आर्द्र कृषि की बात की जाए, ये मिलेगी आपको ऑप्शन डी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, डायमंड किसका अपर रूपी है या फिर डायमंड इज ए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। अब ये एलोट्रोपिक फॉर्म देखना है कि जो डायमंड है ये किसका एलोट्रोपिक फॉर्म रहेगा, तो ये मिलेगा आपको कार्बन का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारी जल क्या है या फिर हैवी वाटर क्या रहेगा, सो DTO को हम कहते हैं हैवी वाटर, सो ऑप्शन बी ड्यूटेरियम ऑक्साइड इज नोन एज हैवी वाटर। अगला क्वेश्चन है, लेप्रोस्कोपी इज कनेक्टेड विद या फिर लेप्रोस्कोपी किससे संबंधित मानी जाती है। लेप्रोस्कोपी की अगर बात करें तो ये गायनिकोलॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, गायनिकोलॉजिकल ऑपरेशन से रिलेटेड रहेगी लेप्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण चंद्रमा पर जीवन संभव नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑन मून इज नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्या कारण है कि जिससे चंद्रमा पे जो जीवन संभव नहीं है, ड्यू टू इट्स वीक ग्रेविटेशनल पावर, या फिर इसकी जो कमज़ोर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसी कारण चंद्रमा पे आपको जीवन संभव नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रसिद्ध शासक को अभिलेखों का जनक कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस रूलर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। जितने जो इंस्क्रिप्शंस है या फिर अभिलेख हैं उसका जनक यहाँ पे कहा जाता है, ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत में फादर ऑफ इंस्क्रिप्शंस। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 1556 में। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई। यहाँ पे 1576 में मिलेगी हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन बी रखना है याद, पानीपत की सेकेंड बैटल। इसके अलावा तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी सबसे पहले बना, या फिर विच बिकम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत। जब तोमर राजपूतों का शासन हुआ तो उनकी सबसे पहली जो राजधानी कहाँ थी, तो ये मिलेगी आपको दिल्ली में, ऑप्शन ए। इसके बाद
हु वाज अपॉइंटेड बाय अकबर एज हिज कोर्ट म्यूजिशियन, या फिर अकबर द्वारा अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे चुना गया था? सो ये चुना गया था मियाँ तानसेन को। मियाँ तानसेन प्रॉपरली रहेंगे अकबर के संगीतज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर सूची में है? इनमें से आपने बताना है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन रहेंगे। खजुराहो ऑलरेडी है, ताजमहल भी मिलेगा आपको, हम्पी में मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस, ये सभी के सभी जो स्थान है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल मिलेंगे। इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किस वर्ष आनंद मठ लिखा था? आनंद मठ की बात अगर की जाए तो 1882 या फिर 1882 में जो आनंद मठ इनके द्वारा लिखा गया था। इसी आनंद मठ से इन्होंने जो वंदे मातरम हमारा जो रहता है उसको लिया गया है, वंदे मातरम, जिसको 1896 में पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को इसको एज ओ भारत का नेशनल सॉन्ग डिक्लेयर किया गया था। तो याद रखें बंकिम चंद्र चटर्जी को या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को, उनके आनंद मठ को और हमारे राष्ट्रगीत को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी, इसका जो पहला अधिवेशन बम्बई में अधिवेशन संपन्न हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय रहेगा, जिसमें W.C. बनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। याद रखें गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ये मिलेगा बम्बई में। आज का जो मुंबई है उस समय बम्बई था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का निर्माण किसकी अनुशंसा पर हुआ था? जो भारत में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, उसका निर्माण प्रॉपरली अगर देखा जाए तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत पहुंचा था, जिसमें A.B. अलेक्जेंडर, पैंथिक लॉरेंस और स्टैनफोर्ड क्रिप्स, इन 3 व्यक्तियों की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था। इन्हीं की सिफारिशों के आधार में निर्माण किया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का या फिर संविधान सभा का प्रॉपरली। अगला क्वेश्चन कि संविधान में भारतीय लोकतंत्र का स्वरूप कहाँ पे मिलता है? वेयर डू वी फाइंड द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमें देखने को मिलेगा प्रस्तावना में, जो प्रियम्बल है, जिसको की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया जाता है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली थी, यहीं पे आपको मिलेगा भारतीय लोकतंत्र का पूर्ण स्वरूप। अगला क्वेश्चन है 7वां या फिर 7th शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, उसमें किस चीज़ की बात की गई है? टोटल हमारे पास जो अनुसूचियों की संख्या है 12, इसमें से 7वीं अनुसूची हमें बात करती है केंद्र एवं राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण, कि किस प्रकार से सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स का डिवीज़न किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पे 3 लिस्ट मिलेगी। एक तो है यूनियन लिस्ट या फिर इसको जिसमें सेंटर सब्जेक्ट रखे गए हैं। दूसरी रहेगी स्टेट लिस्ट, जिसमें टैक्स कलेक्शन लॉ बनाने का जो काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तीसरी आती है कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लाया है। और 7वीं अनुसूची में इनका मेंशन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है तो इसका अर्थ त्यागपत्र होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना जो रेजिग्नेशन दे देता है प्रेसिडेंट को, तो इट मीन्स कि इसका मतलब है एंटायर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ये त्यागपत्र होता है, जो पूरी की पूरी हमारा जो मंत्रिमंडल है उसका ही रहता है ये त्यागपत्र। फिर अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालीन अध्यक्ष या फिर प्रोटम स्पीकर का जो काम क्या रहता है? यहाँ पे जो प्रोटम स्पीकर जैसे नई आपके पास उसमें चाहे विधानसभा की बात करें या फिर लोकसभा की बात करें, तो उस समय जब गठित की जाती है तो राष्ट्रपति सेंटर में, लोकसभा में प्रोटम स्पीकर को अपॉइंट करेगी और स्टेट में राज्यपाल के द्वारा प्रोटम स्पीकर को चुना जाता है। उसका काम होता है नियमित अध्यक्ष चुना जाता है, तब तक सदस्यों को शपथ दिलाना या फिर पद ग्रहण करना। जब तक हम लोकसभा के स्पीकर या फिर स्टेट असेंबली में विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं, तो उस समय तक ये काम जो रहता है प्रोटम स्पीकर का, जितने भी न्यूली जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन सबको शपथ देने का काम करेगा पहले प्रोटम स्पीकर। इसको प्रोटम स्पीकर को खुद को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा अपना समान मुख पृथ्वी को दिखा रहा है क्योंकि, या फिर द मून इज शोइंग इट्स सेम फेस टू द अर्थ बिकॉज।
इसका जो मेन रीज़न क्या रहेगा यहाँ पे, तो ऑप्शन सी, इसके घूर्णन और परिभ्रमण काल समान रहते हैं। इट्स पीरियड्स ऑफ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर द सेम। इसी कारण जो मून शो करता है सेम फेस अर्थ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हुआ? कौन सी नदी जो भारत में ही इसका ओरिजिन नहीं हुआ? महानदी ऑलरेडी इंडिया में ओरिजिनेट है, रावी नदी भी मिलेगी, चिनाब भी मिलेगी। इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी, इसका ओरिजिन आपको मिलेगा तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पश्चिमगामी मानसून ऋतु के दौरान कौन से राज्य चक्रवात प्रवण है, या फिर विच स्टेट आर प्रोन टू साइक्लोन्स ड्यूरिंग रिट्रेटिंग मानसून सीजन? जब मानसून रिट्रेट होता है या फिर वापिस चला जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में, जहाँ पे साइक्लोन ज़्यादातर देखने को मिलेंगे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र जो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल वाला रीजन अगर देखें तो डक्कन एरिया, जो डक्कन प्लेटू है वहाँ पे वेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली, या फिर साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? साइलेंट वैली आपको मिलेगी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, कलाकड़ मुंथनथुराई टाइगर रिजर्व, या फिर कलाकड़ मुंथनथुराई टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है? ये मिलेगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा, टिहरी जल विद्युत कॉम्प्लेक्स किस नदी पे बना है? जो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, ये मिलेगा ऑप्शन डी भागीरथी रिवर पे। टिहरी जो हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड राज्य में आपको देखने को ये मिलेगा। इसके बाद है, भारत की जनसंख्या वृद्धि किससे विशेषित होती है? इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग द डेथ रेट, मतलब कि जन्म दर में वृद्धि हो रही है और जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ रही है। यही भारतीय जो जनसंख्या वृद्धि का एक इसमें को विशेषित करती है या फिर करेक्टराइज करती है यहाँ पे। इसके बाद अब मार्केट इकोनॉमी या फिर बाजार अर्थव्यवस्था है, ये जो मार्केट इकोनॉमी ये क्या होती है? सो इसमें ऑप्शन जो बी रहेगा, जो सरकार के नियंत्रण से ये मुक्त होती है। इसमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ये मार्केट कंट्रोल पे ही डिपेंड करती है या फिर डिमांड सप्लाई पे ही डिपेंड रहेगी। इसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ जॉइंट सप्लाई? कौन सा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है? एग्जाम्पल बताना है जॉइंट सप्लाई का, यहाँ पे कौन रहेगा? सो ऑप्शन डी बुल एंड मटन। नेक्स्ट, द क्यूटिकल इज एब्सेंट इन। क्यूटिकल जो एब्सेंट रहता है रूट्स में, जो जड़ों में ये प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसमें जो टर्म RH फैक्टर इसकी जो फुल फॉर्म्स या फिर इसको कहा जाएगा रिसस फैक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाने के बर्तनों का बाहरी हिस्सा आमतौर पर नीचे से काला रखा जाता है क्योंकि जो भी बर्तन होता है उसमें नीचे से बिल्कुल ब्लैक रखा जाता है। इसका जो मेन रीज़न रहता है, ब्लैक सरफेस इज़ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, या फिर काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक मानी जाती है, इसीलिए ब्लैक सरफेस को वैसे ही रखा जाता है। सो इस लेक्चर में हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अप्रॉक्सीमेटली 70 से 80 क्वेश्चन या फिर 70 के करीब क्वेश्चन है जो कि आपके किसी भी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसी प्रकार से आगे हम इस सीरीज़ को चलाएंगे, तो आप बने रहें इस सीरीज़ के साथ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथ में अगर आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो द पायनियर क्लासेस को ज़रूर विज़िट करिए। इसका प्रॉपरली जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। नमस्कार।